Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator from B2E Learning. बेटा स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा, पहले क्यों करना पड़ेगा और फिर दूसरा टॉपिक आएगा कैसे कर सकते हैं। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले ही हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने पढ़ा, इसलिए हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। अब इसमें देखो, देयर आर reasons, some obvious and others not so obvious but all equally important. They can be grouped into 3 categories. देखो क्यों आपको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि हमको बायोडाइवर्सिटी से कैसा कैसा फायदा हो रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी की सारी लाइन्स हम कवर कर ही रहे हैं, एनसीईआरटी को पूरा कवर कर रहे हैं, तो उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक हो गई नैरोली यूटिलिटेरियन, एक हो गई ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और तीसरा हो गया एथिकल रीजंस। तो 3 रीजंस की वजह से हम इसको करना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब आ जाओ, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं कि क्यों कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, और ऑब्वियस, ये ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमंस डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर। जैसे कि खाना हमको नेचर से मिलता है, फायरवुड नेचर से मिलता है, फाइबर नेचर से मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नेचर से मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि टैनिन्स, ल्यूब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स नेचर से मिलते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ये सब हमको नेचर से मिलता है। इसलिए ऑब्वियसली हमको अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने फायदे के लिए हमको ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। और ये सारे रीजंस किस में आ जाएंगे, नैरोली यूटिलिटेरियन वाले में आ जाएंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं ऑब्वियस रीजंस। देखो यहाँ लिखा है ना, सम ऑब्वियस एंड सम नॉट सो ऑब्वियस, तो ये ऑब्वियस वाले हैं क्योंकि डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं इन सबसे। अब देखो और क्या लिखा है, more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants। 25% से ज़्यादा ड्रग्स जो पूरे वर्ल्ड में बेचे जा रहे हैं वो प्लांट से मिलते हैं। एंड 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन, और 25,000 ऐसी प्लांट्स की स्पीशीज हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाती हैं, जैसे कि नीम, हल्दी, ये सब ट्रेडिशनल जितनी भी मेडिसिन आयुर्वेदा वगैरह में यूज होती हैं। ठीक है, यूज्ड बाय नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। Nobody knows how many more medicinally useful plants are there in tropical rainforest waiting to be explored. With increasing resources put into bioprospecting, अगर हम prospecting मतलब इंस्पेक्शन करना शुरू करें बायोलॉजिकल चीज़ों का, exploring molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance। अगर हम prospecting स्टार्ट करें, यानी कि हम बायोलॉजिकली मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू करें फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, नेशंस एंडोड विथ रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट्स। तो जिस भी नेशन में इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उनको इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इन रीजंस की वजह से, नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस की वजह से हम एक तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। दूसरा, सेकेंड आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड। जैसे द फास्ट dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the earth atmosphere। इसीलिए तो हम इसको कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के लंग्स क्यों बोला जाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट को, क्योंकि अमेजोन रेन फॉरेस्ट से जितना अर्थ पर ऑक्सीजन है उसको 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर? क्या आप इसकी कोई भी कीमत लगा सकते हो 20% ऑफ ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन का? नहीं लगा सकते। तो ऐसे बहुत सारे फायदे आपके हो रहे हैं नेचर में, इकोसिस्टम से, जिसको आप इकोनॉमिकली वैल्यू बता भी नहीं सकते उसकी। ठीक है, You can get same idea by finding out how much your neighborhood hospital spends on a cylinder of oxygen। पॉलिनेशन की बात करें, दूसरा फायदा पॉलिनेशन, विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड्स, इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर लेयर्स, जैसे कि बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स, ये सब नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन कैसे होगा? पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? फिर प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमको इतना सारा फ्रूट, वेजिटेबल, सीड सब कुछ नहीं मिल सकता। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग
पॉलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पॉलिनेटर। अगर नेचुरल पॉलिनेटर ना हो, हम सोचे चलो हम किसी तरह कुछ टेक्निक्स डेवलप करके ये करा लेंगे, वी कैन नॉट मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ नेचर, वी कैन नॉट कंपेंसेट फॉर व्हाट नेचर इज डूइंग फॉर अस। हम इतना चाह के भी आर्टिफिशियली या मैन मेड तरीकों से ये चीज़ें टेक्निक्स से ये चीज़ें नहीं कर सकते कि इस जो नेचर हमारे लिए जिस लेवल तक कर रहा है वो कंपेंसेट हो जाए। ठीक है, There are other intangible benefits that we derive from nature, जैसे कि aesthetic pleasures of walking through thick woods। जंगल में आराम से चल रहे हैं, जहाँ पर मिट्टी पर पैर रख के चल रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, फ्रेश हवा ले रहे हैं, watching spring flowers in the full bloom और walking up to a bulbul song in the morning। ये सारी जो aesthetic pleasures हमको मिलते हैं नेचर से, इसका भी कोई कंपेंसेशन नहीं है। ठीक है, तो कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग्स? नो, बट ये भी रीजंस हैं कि हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी चाहिए। तो नॉट सो ऑब्वियस, डायरेक्टली नॉट ऑब्वियस बट ऑब्वियस, तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आते हैं। ठीक है, थर्ड आइए एथिकल रीजंस कि हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी चाहिए। फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स ने हमको कितना कुछ दिया है, एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीशीज विथ हुम वी शेयर दिस प्लैनेट, तो हम बहुत ओ करते हैं उनको। फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशी हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करेंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। अगर मान लो किसी स्पीशी की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तो भी उसका भी अधिकार है इस धरती पर रहना। वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लिगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, ये कुछ एथिकल रीजंस है। तो 3 टाइप के रीजंस हो गए। अब आते हैं हाउ, कैसे कंजर्व करें। भाई ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से ये सब हो रहा है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ चेक करनी पड़ेगी, पॉलिनेशन नहीं करना पड़ेगा, पॉल्यूशन को चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा हैबिटेट लॉस ना हो, फ्रेगमेंटेशन ना हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, नीड ग्रीड में ना बदले। इसके अलावा बेटा जो भी रीजंस हमने पढ़े उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो फिर हम बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोक सकते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected. We save the entire forest to save the tiger. पूरी बायोडाइवर्सिटी, पूरा इकोसिस्टम हम एक साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टाइगर को प्रोटेक्ट करें तो आप जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। जब आप, ऐसा नहीं है कि शेर को लेकर आए अपने वहाँ पर और वहाँ पर एक केज बनाए और वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं, शेर को उसके घर में ही आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप पूरा का पूरा सिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं। और ये शेर को जब उसी जगह पर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट। आप उसको ऑफ साइट नहीं लेके आए हैं, आपने उसको ऑन साइट कंजर्व किया। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन। तो एक टाइप की कंजर्वेशन होती है ऑन साइट कंजर्वेशन। However, when there are situations when an animal or plant is endangered or threatened, organisms facing a very high risk of extinction in the wild or in the near future and needs urgent measures to save it from extinction, ex situ off-site conservation is the desired approach. तो देखना पड़ता है बेटा कब ऑन साइट करना हो और कब ऑफ साइट उसको लेके आना हो। इस तरह से 2 तरह की हम कंजर्वेशन करते हैं। थ्रेटेंड है, इंडेंजर्ड स्पीशीज का डेफिनेशन क्या होता है? ये किसको कहते हैं? ऑर्गेनिज्म फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड और इन नियर फ्यूचर। तो आप एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पीशी की क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? organisms facing a very high risk of extinction in near future। अगर नियर फ्यूचर में ही एक्सटिंक्शन का बहुत रिस्क है तो इसकी वजह, इस केस में हम क्या करेंगे? एक्स सीटू कंजर्वेशन, दैट इज ऑफ साइट, साइट से लेकर आएंगे, उसके लिए केज बनाएंगे, वहां पर उसको रखेंगे। तो कंजर्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं, इन सीटू, इनको ऑन कर दो, ऑन साइट, सीटू को साइट कर दो। एक्स सीटू मतलब साइट से बाहर, एक्स बाहर, तो साइट से एक्स कर दिया, बाहर कर दिया, ऑफ साइट। ठीक है, 2 तरह के हो गए। तो अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज है या थ्रेटेंड स्पीशीज है तो आप किधर लेके आ जाएंगे? ऑफ साइट कंजर्वेशन में। अब आइए,
इन सीटू कंजर्वेशन पढ़ेंगे पहले कि इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन देखिए, फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन मैनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल देयर बायोलॉजिकल वेल्थ। भाई अब इकोनॉमी भी देखनी पड़ेगी, तो बहुत सारे नेशंस अपने बायोलॉजिकल हेल्थ को नहीं बचा पाते। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीशी वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड्स द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। और कंजर्व करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो जितना फास्ट कंजर्वेशन हो रहा है उसको मीट भी नहीं कर पाते। On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot regions with very high levels of species richness and high degree of endemism. Endemism is species confined to that region and not found anywhere else. ऐसी species को बेटा endemic species कहते हैं। endemic स्पीशीज क्या होती है या एंडेमिज्म क्या होता है? स्पीशीज कन्फाइंड टू अ रीजन, एक रीजन में कोई स्पीशीज पाई जाती है एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, और कहीं नहीं पाई जाती। ऐसी स्पीशी को एंडेमिक स्पीशी कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर एंडेमिक स्पीशी हो प्लस जहाँ पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसी जगह को जहाँ पर एंडेमिक स्पीशी पाई जाती हैं और जहाँ स्पीशी रिचनेस बहुत ज़्यादा है उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करार कर देते हैं, हॉटस्पॉट, ठीक है। ऐसे एरियाज को पहचान के Initially 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity in the world to be 34. पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडिया में बात नहीं हो रही बेटा, वर्ल्ड में हो रही है। वर्ल्ड में पहले कितने थे? 25 के बाद और कितने डिस्कवर किए गए? 9, तो अभी कितने हैं? 34, टोटल 34 हॉटस्पॉट्स हैं। द हॉटस्पॉट्स आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, बहुत फास्ट स्पीड पर यहाँ पर हैबिटेट लॉस होता है। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स जैसे कि वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। जैसे कि अगर हम इंडिया में देखेंगे 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका हो गया, इंडो बर्मा हो गया एंड हिमालय हो गया। तो वर्ल्ड में तो 34 है, उसमें से हम इंडिया के मान लो नाम लिखे हैं, इंडिया के, ठीक है। कवर आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, तो इंडिया में हम एक का नाम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। दूसरे का नाम पढ़ रहे हैं हम इंडिया के बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, इसी 34 में से दूसरा पढ़ रहे हैं इंडो बर्मा। एंड थर्ड बेटा, थर्ड जो हम इंडिया का पढ़ रहे हैं दैट इज हिमालय। ठीक है, ठीक है। कवर आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the earth's land area। ये जो टोटल बायोडाइवर्सिटी आपने लिखी है ना, टोटल ये 34 बायोडाइवर्सिटी अगर आप देखेंगे तो although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the earth's land area, the number of species they collectively harbor is extremely high and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%। 34 हॉटस्पॉट्स का अगर आप एरिया देखेंगे तो लेस देन 2% ऑफ लैंड है। ये हमारे पूरे वर्ल्ड का जितना भी लैंड है, अर्थ का लैंड एरिया का 2% से भी कम है। पर अगर इसकी आपने स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन करी तो 30% रिडक्शन हो जाएगा। इतनी ज़्यादा स्पीशीज, एरिया कम है पर स्पीशीज बहुत ज़्यादा है, स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, एरिया कम है पर स्पीशीज ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अगर हमने सिर्फ इन एरियाज का भी ध्यान दिया तो जितना भी आपका ये हो रहा है, मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो 30% कम हो जाएगा, मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, 30% रिडक्शन इन मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा अगर हम सिर्फ लेस देन 2% एरिया में जो 34 हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इतना ज़्यादा स्पीशीज है सिर्फ उनका ध्यान रखते हैं तो।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन में चल रहे हैं। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या बनाए गए हैं? बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। ये सब बेटा ऑन साइट इन सीटू कंजर्वेशन चल रहा है। एक हमने पढ़ा कि हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाते हैं, उनको वहीं पर उनका ध्यान रखा जा रहा है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजिकली यूनिक बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स में हमने लीगली प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। ठीक है, और इंडिया में आप अभी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स पढ़ चुके हो, ये सब ऑन साइट हैं, इनको हम लेके नहीं आते वहां से, वहीं पर उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, वो जो हमने लिखा था वर्ल्ड में 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट लिखा था, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448। India has also a history of religious and cultural traditions that emphasize protection of nature. In many cultures, tracts of forests were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. Such are called as sacred groves. इंडिया में कुछ ट्रेडिशनली कुछ चीज़ों का प्रोटेक्शन किया जाता है, जैसे कि सेक्रेड ग्रूव्स, जंगल में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनको सेक्रेड बताया जाता है और वहाँ पे प्रोटेक्शन की जाती है। आर फाउंड इन खासी एंड जैनशिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड दी सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये सेक्रेड ग्रुप्स की एग्जाम्पल दी हुई हैं, सेक्रेड ग्रुप्स की बहुत सारे होते हैं, इसका नंबर नहीं बता सकते सेक्रेड ग्रुप्स का, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे जंगल हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सेक्रेड ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। हिल्स ऑफ मेघालय, हिल्स ऑफ मेघालय में है खासी एंड जैनशिया नाम के सेक्रेड ग्रुव्स। फिर दूसरी दी हुई है बेटा अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। इनको ऐसे लिख देती हूँ, खासी एंड जैनशिया हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, तीसरी एग्जाम्पल दी हुई है वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये तीसरा दिया है, एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। इस तरह से करके एनसीईआरटी को लिख लेंगे। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर द लार्ज refuges for a large number of rare and threatened plants। ठीक है, अब आते हैं ex-situ conservation बेटा। अब आते हैं ex-situ ऑफ साइट में। देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन सीटू में क्या आता है, ex-situ में क्या आता है। तो आप बताएंगे इन सीटू में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आता है, जो पूरे वर्ल्ड में कितना है 34 है, और इंडिया के 3 का नाम आपको पता है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व आता है, नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, ये इंडिया का हमको नंबर पता है 14, 90 और 448। और सेक्रेड ग्रुप्स आते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ कुछ के हमने नाम पढ़े, मेघालय में, राजस्थान में, कर्नाटका, महाराष्ट्र और एमपी में। अब ऑफ साइट कंजर्वेशन, ex-situ कंजर्वेशन में देखिए क्या क्या आता है। इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स जो इंडेंजर्ड हैं, थ्रेटेंड हैं, जिनके नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं, एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। ला के उनको स्पेशल केयर दी जाती है, जैसे जूलॉजिकल पार्क, जू, बोटानिकल गार्डन, दूसरा हो गया वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व दिस पर्पस। तो इसके अंदर आगे क्या क्या
इसके अंदर आ गए, हमने अभी 3 नाम पढ़े, डायरेक्ट क्वेश्चन, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ठीक है। There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological park. In recent years, ex situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosures. Now, gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long period using cryopreservation techniques. Eggs can be fertilized in vitro. फिर उन eggs को, gametes को preserve कर लिया जा रहा है जो threatened species हैं उनकी, और फिर cryopreservation से उसको प्रेजर्व कर सकते हैं एग्स को, फिर हम इन विट्रो यानी लैब में, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करा सकते हैं। एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड यूजिंग, प्लांट्स पे क्या कर सकते हैं हम, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का हम फायदा पढ़ते हैं कि हम टिश्यू कल्चर से प्लांट्स को लैब में स्टार्ट करा सकते हैं ग्रो करना, तो वो हम कर सकते हैं। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक्स। तो सीड बैंक्स भी इसके अंदर ही आते हैं, सीड बैंक्स भी इसके अंदर ही आते हैं। Biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. The historic Convention of Biological Diversity, the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002 after 1992 in Johannesburg, South Africa, 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels. ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इससे किसी एक कंट्री का नहीं, सभी नेशंस का फायदा है, ह्यूमन रेस का फायदा है, तो ये कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इज कंप्लीटेड। एनसीईआरटी से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने वो कॉपी में लिखे एंड सारी लाइंस अंडरलाइन करी हैं जो इंपॉर्टेंट है। इससे आप अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल। सी यू सून अगेन।